अस्सलाम वालेकुम। आज एक दुःख भरी दास्तान है जिसका हम एक तबसरा करना चाहते हैं और वो दास्तान है एथनिक नेशनलिज़्म की, जो पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में 1920s 30s से उसको बड़ा फ़रोग़ मिला है और 80s में तो बिल्कुल जैसे वो पीक के ऊपर आके क्रैश कर गया। और ये नेशनलिज़्म कुछ इंस्पायर्ड था मार्क्सिज़्म के एकेडमिक्स से, कुछ बचे-कुचे आसार जो थे सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट रशा के, उनकी तरफ से एक इंस्पिरेशन आ रही थी। ये बलोचों में भी पाया गया, अफ़गानों में भी पाया गया और अफ़गानों में ख़ुसूसी तौर पे पश्तूनों के अंदर भी पाया गया। इसके अंदर पाकिस्तान के एकेडमिक्स, इंटेलेक्चुअल्स ने बाचा ख़ान जैसे किरदार और कई लोग जिस तरह नजीबुल्लाह था अफ़गानिस्तान का जो एक वो कम्युनिस्ट लीडर था, जो प्रेसिडेंट भी रहा था अफ़गानिस्तान का, इस तरह के लोगों को रोमांटिसाइज़ किया, इनकी एथनिक नेशनलिज़्म को एक्सेप्शनलाइज़ किया कि जैसे कि इनके हाथ से कोई गलत काम नहीं हो सकता। इनके जो रोग मिलिशियाज़ थे, जो भत्ताखोरी, अगवा बराए तवान, कत्ल और हर किस्म का गैंगस्टरिज़्म के अंदर इन्वॉल्व थे। एएनपी की आप कह लें जो एक एथनिक बेस पे फ़ैशिस्टिक किस्म की नेशनलिज़्म थी, उसको भी रोमांटिसाइज़ किया गया लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के एकेडमिक्स की तरफ से, मोस्टली लेफ़्ट की तरफ से। और पाकिस्तान की रियासत और उसके तसव्वुरात यानी जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, उसको एक बड़ी गासिबाना और ज़ालिम किस्म की एलियन आइडियोलॉजी के तौर पे हमेशा पेश किया गया। और ये मासूम मस्कीन एथनिक नेशनलिस्ट अपने अपने घरों में बिलीगर्ड दबे हुए, इनको हमेशा एक हीरोइक पिक्चर के अंदर पेंट किया गया। और बल्कि एक बहुत बड़ी एथनिक स्ट्राइफ और नेशनलिज्म की जो एक बहुत बड़ी फिटकार थी बलूचिस्तान के अंदर एट वन पॉइंट, उसको हल करने वाले माज़रत के साथ ज़ियाउल हक साहब को एक बड़ा डिमोनाइज किया गया इस पूरी तारीख के अंदर और आज तक किया जाता है। यकीनन आप जो कमेंट्स के अंदर पीटीआई वाले भाई लोग होंगे अभी बहुत आके मुझे गालियां भी देंगे, क्योंकि ज़ियाउल हक ने इमरान खान को पैट्रनाइज नहीं किया था, वो मुशर्रफ साहब ने किया था, तो उनकी तो आप तारीफ और दुआई देंगे उनको आप यकीनन। और ये सो कॉल्ड बचे कुचे हमारे जो मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशनरीज बनते हैं, जो एथनिक नेशनलिस्ट तहरीकों को हमारे चीयर लीड करते हैं इस्लामाबाद लाहौर बड़ी यूनिवर्सिटियों में लम्स वगैरह बैठ के, जीसी के अंदर, पीयू के अंदर, ये तो हमें बताते हैं कि तालिबान बड़ी बुरी थी जब उन्होंने नजीबुल्लाह पे हमला किया अफ़गानिस्तान में, जब काबुल फतह हुआ और नजीबुल्लाह के उन्होंने जिस्म को मस करके उसकी लाश को टंगा दी और ये सारा। यकीनन ये बहुत दरिंदगी और बेदर्दी वाली चीज़ें हैं और हम समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन इसका पस मंज़र क्या है? ये परचम वाले कौन हैं? ये खलकी वाले कौन थे? ये नजीबुल्लाह खुद कौन था? इसको आप पैराट्रूपर के तौर पर डिस्क्राइब नहीं करेंगे, इसको एक जालिम गैंगस्टर के तौर पे आप डिस्क्राइब नहीं करेंगे। और इन गैंगस्टर्स को क्यों रोमांटिसाइज किया जाता है? यहाँ पे आमतौर पे दोनों साइड्स का एनालिसिस देना बनता है कि मजहबी तबके के अंदर या पाकिस्तान की जो मजहबी ड्राइव है उसके अंदर जो मसाइल हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो इस वक्त वारिस है इस बलोचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी का जो बिल्कुल एक लहर फैली हुई है, वो एक ही है। वो हमारे लेफ़्ट के इंटेलेक्चुअल्स हैं, हमारी लेफ़्ट की वो तहरीकें हैं। एएनपी की मिसाल ले लें, कोई और ले लें, मैं एएनपी को टारगेट सिंगल आउट नहीं करना चाहता, पीपल्स पार्टी के अंदर भी ऐसे बड़े घुसपैठी हैं जो इन चीज़ों को जस्टिफाई करते रहे एक ज़माने के अंदर। हमारे लेफ्ट के इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, जो सारे वारिस हैं इस चीज़ के, आज उनका ये फल आप देख लें। बलूचिस्तान ने एक एपीएस की बस को, जो आर्मी पब्लिक स्कूल है, उसके अंदर एक बलोच दहशतगर्द तंजीम जो है, वो बीएलए है कि बीआरए है, वो अल्लाह जाने, उन्होंने एक हमला किया बस के ऊपर सुबह स्कूल जाते हुए 7:30 बजे के लगभग, और वहाँ पे 3 से 4 बच्चे जो हैं वो शहीद हो गए हैं और 38 के करीब जो बच्चे हैं वो ज़ख्मी हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बस का जो मैंने हाल देखा है, अल्लाह ही हाफ़िज़ है जो बच्चों का जो ज़ख्मी इस वक्त अस्पताल के अंदर मुंतकिल हुए हैं। अगर ये सारे या इनमें से कुछ और शहीद हो गए तो कोहराम मच जाएगा बलूचिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की जनरली मिलिट्री टॉप ब्रास के अंदर और आम आवाम के अंदर भी। एपीएस के बाद जो पुराना एपीएस जो खैबर के अंदर हुआ था, जो हमारी आवाम के अंदर एक लहर दौड़ी थी गुस्से की, वेंजेंस की, उसको अब मेरे ख्याल में बलोचों के मामले में कोई रोक नहीं पाएगा। बलोच सिविल राइट्स तहरीकों को मिलिटराइज करके, वेपनाइज करके एज फिफ्थ कॉलमिस्ट जो इस्तेमाल किया गया है, चाहे इन लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से, चाहे अमेरिका की तरफ से, चाहे हिंदुस्तान की तरफ से, आज मिलिटेंसी की शक्ल के अंदर इस्तेमाल किया गया, अब इसके लिए कोई गुंजाइश रहेगी नहीं इस मुल्क के अंदर। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सी बात है, जहाँ पे एक सिविल तरीका था, जो एक मुअज़्ज़ज़ तरीका था, रियासत की भी उसमें 100 गलतियाँ यकीनन, लेकिन ज़्यादा मैं कहूँगा कि ओनस ऑफ या बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इंटेलेक्चुअल्स के ऊपर आता है कि जिन्होंने इस तहरीक को इस नहज तक पहुँचने दिया, कवर प्रोवाइड किया बीएलए और बीआरए ऐसी जमातों को इंटेलेक्चुअली, वर्बली, मीडिया लैंडस्केप के अंदर उनके लिए वो एक राय हमवार की कि यार देखो ये तो बेचारे नाराज़ ग्रुप्स हैं यार, इन लोगों की तो सियासी तौर पर इनकी बात सुनी नहीं गई ना बलूचिस्तान के अंदर। ठीक है, फिर
आज कोई भी नाराज़ ग्रुप उठे, टीटीपी भी एक नाराज़ ग्रुप है, नेक मोहम्मद भी बड़ा नाराज़ हुआ था पाकिस्तानी रियासत के यू टर्न से, और उसमें तो चले हम कहते हैं पाकिस्तान की फॉरेन और डोमेस्टिक पॉलिसी में हमने यू टर्न लिया था, तो उसकी नाराज़गी तो बनती भी थी। वो तो पाकिस्तान की रियासत के वजूद की बात कर रहा था। तो ये जो बीएलए वाले हैं, ये किस बात पे नाराज़ हैं? बीएलए वाले किस बात पे नाराज़ हैं? और जो एक एथनिक स्ट्राइफ का नैरेटिव बनाया जाता है कि पूरा पाकिस्तान जो है वो बलोच रिसोर्सेज के ऊपर चल रहा है, इन मिथोलॉजीज़ को ट्रांसफ़र और पॉपुलराइज किया जाता है बाकायदा फेक न्यूज़ के तौर पे। इसके अंदर हाथ हमारे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स का ही है, हमारे लेफ्ट के जो थॉट लीडर्स हैं उन्हीं का ही है। आप व्हाट्सएप पे देख सकते हैं कैसे कैसे झूठी खबरें आ रही होती हैं कि बलोच फलानी चीज़ को एक्सप्लॉइट किया तो पाकिस्तान खड़ा हुआ, और फलानी चीज़ को एक्सप्लॉइट किया तो पाकिस्तान चला। मैं हैरान हूँ कि इतनी ज़्यादा हमने ज़खायर बलूचिस्तान से निकाल ली और पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया। बहरहाल अल्लाह का एक फ़ज़ल है कि DGISPR ने आके बड़े वाज़े तौर पे कह दिया कि ये इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। हम जो बैक फुट पे खेल रहे थे पिछले मेरा ख्याल है 10 साल से इंडिया के मामले के अंदर, जब हमारे पास कुलभूषण यादव था, जब हमारे पास अभिनंदन रह चुका हुआ था, हमने ना इंटरनेशनल मीडिया में ह्यू एन क्राई किया, ना डिप्लोमेटिक एक स्टांस लिया इसके ऊपर, ना हम UN में गए, ना हम किसी इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन में गए, ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर गए और कहा कि यार ये इंडिया क्या तमाशे कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। हमने बैक फुट पे खेला, हमारी एक पॉलिसी थी उस वक्त, मेरे ख्याल में डिसएग्री करते हैं बट मेरे ख्याल में गलत पॉलिसी थी, और आज हम उसकी खा रहे हैं मुंह की, क्योंकि ये जो सारे तमाशे इंडिया कर रहा है, चाहे वो डायरेक्ट हमले करने की कोशिश करे, चाहे वो BLA के थ्रू जो दहशतगर्दी है TTP के थ्रू कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर आप देखेंगे वो ये है कि इंडियन स्टेट मीडिया जो होती है वो सबसे पहले इंटरव्यू करती है इनके इनके सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव जो दुबई और यूरोप के अंदर बैठे होते हैं, और ख़बर सबसे पहले वो ब्रेक करते हैं, ऑफिशियल फुटेज सबसे पहले वो चलाते हैं, जबकि पाकिस्तानी मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया या कि इवन ट्विटर के ऊपर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट्स के ऊपर नहीं आया होता तो इंडियन मीडिया पहले नशर कर देती है। तो इंडियन मीडिया और इंडियन जो सिविल सोसाइटी और इंडियन इंटेलेक्चुअल क्लास जो है उन्होंने अपनी कॉम्प्लिसिटी जो है बलूचिस्तान की सेसेशनिस्ट तहरीक के अंदर वो वाजे कर दिया, नुमाया कर दिया, और उनके अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा हो रही है कि जैसे कि ये एक बांग्लादेश 2.0 होने वाला है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ना वो पॉपुलेशन डेंसिटी है बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान तीनों तरफ से घिरा हुआ है उन मुल्कों के साथ जो क्लेम करते हैं बलूचिस्तान की टेरिटरी को, यानी अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। ना बलूचिस्तान के पास वो इंटरनेशनल लॉबी मौजूद है, और ना बलूचिस्तान के अंदर जो है, और ये वो पाक आर्मी नहीं है जो 1971 वाली है, और हम होम टर्फ के ऊपर खेल रहे हैं इस बारी। वहाँ पे तो वेस्ट पाकिस्तान से आर्मी पूरा इंडिया पार करके ईस्ट पाकिस्तान में जाती थी ना, तो ये तो बलूचिस्तान जो है वो बाएं हाथ का खेल है। प्लस इसके अंदर एक और बहुत बड़े मुल्क का अब स्टेक इन्वॉल्व है, उसका नाम है चाइना। अब ये बड़ी अजीब सी एक डायकॉटमी है कि एक तरफ लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल्स नेशनलिस्ट सेसेशनिस्ट तहरीकों को साथ देते हैं, लेकिन पिछले 20 सालों से मुशर्रफ को सपोर्ट करते रहे हैं, एक लिबरल फैशिस्टिक किस्म का डिक्टेटर जो यूरोपियन सोसाइटी को जिस तरह 17वीं 18वीं सदी में मोल्ड किया गया था, वहाँ लिबरल डिक्टेटर्स थे जिन्होंने इनके माशरत को बनाया, क्योंकि लिबरलिज्म के लिए कोई जमहूरियत प्रीरेक्विजिट नहीं है, और इस बुनियाद के ऊपर मुशर्रफ को बड़ा आइडलाइज किया गया। उसी मुशर्रफ के दौर के अंदर हमारे जो यहाँ इंटेलेक्चुअल्स थे जो BLA जैसी जमातों को, इन लोगों को लिप सर्विस प्रोवाइड करते थे, वो USAID के ऊपर पले। अब सवाल ये बनता है कि USAID अमेरिका जो कैपिटलिस्ट वेस्ट का राइट विंग का बादशाह है, वो एक लेफ्ट की तहरीकों को क्यों प्रोवाइड करता रहा है पैसे? वो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट को पैसे क्यों देता रहा है NGOs की मदद में, सेक्स एंड जेंडर रिफॉर्म और कहीं कहीं इस तरह की बकवासियात के लिए, बलोच सिविल राइट्स तहरीकें, पश्तून सिविल राइट्स तहरीकें। बल्कि एक मुझे लतीफ़ा एक मेरे वज़ीरिस्तान के दोस्त ने सुनाया था कि मंजूर पश्तीन का जलसा बाद में शुरू होता है, वॉइस ऑफ अमेरिका वाले पहले खड़े होते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वो जो उनका एक मीडिया जो CIA का बेसिकली एक प्रोजेक्ट है। वॉइस ऑफ अमेरिका के बारे में आपको एक मज़ीद बात आता हूँ। वॉइस ऑफ अमेरिका के बानी और पहले जो मैनेजिंग पार्टनर थे वो पता है आपको कौन थे? वो CIA ऑफिसर थे, टकर कार्लसन के वालिद। टकर कार्लसन जो फॉक्स न्यूज़ का एंकर है जिसकी अब अपनी बहुत बड़ी फॉलोइंग है, उसके वालिद ने वॉइस ऑफ अमेरिका को कायम किया था। वॉइस ऑफ अमेरिका एक डायरेक्ट प्रोजेक्ट था CIA का, और वो पाकिस्तान में दंदनाते फिरते हैं, कभी वो मंजूर पश्तीन का इंटरव्यू करते हैं, कभी वो मारंग बलोच का इंटरव्यू करते हैं, कभी उन्होंने इस्लामाबाद में जो हमारे वकील इंटेलेक्चुअल्स फिर रहे हैं या हमारे लाहौर के लम्स में, और हमारे उन पर वो पफ पीसेस कर रहे होते हैं कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर म्यूजिक करियर एंड हाउ डिड यू व्हेन डिड यू थिंक दैट वीमेन शुड हैव सैनिटरी पैड्स इन द साउथ ऑफ पंजाब, सी माय मदर वाज ऑलवेज स्ट्रगलिंग। ओ ऐसी कोई कहानी होती है ड्रामेबाज, उनकी 20-20 10-10 लाख सैलरियां लगाई हुई हैं NGOs के अंदर। मैं क्या मुंह खोलूँ मैं कैमरे के ऊपर? इन लोगों ने अब पीपल्स पार्टी में अपनी पनाह ढूंढ लिया है, इन लोगों ने अब नून लीग के अंदर अपनी पनाह ढूंढ लिया है, इन लोगों ने इवन PTI के अंदर अपनी पनाह ढूंढ लिया। 3 जो हमारी सेंट्रल लेफ्ट पार्टीज हैं पूरी पाकिस्तान की, PTI,
नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनकी आप मार्केटिंग टीम्स देखेंगे, इनकी आप एडर्स एंड अबेटर्स देखेंगे, ऑर्गेनाइजर्स देखेंगे, उनके अंदर सिर्फ फहरिस्त ये लोग होते हैं जो मुशर्रफ दौर के स्टार्ट से लेकर आज तक अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया एड के तमाशे और टुकड़ों में पलते रहें और पाकिस्तान के अंदर फसाद मचाते रहें। बहरहाल हम भी चीज़ों को दबाए रखते हैं, सारी बातें कर नहीं पाते, लेकिन मौका अब हमारे सामने आ गया मार्का। वो मार्का क्या है कि हिंदुस्तान ने अपने हिंदुत्व वाले चेहरे को बिल्कुल उरियां कर दिया दुनिया के सामने, और इसराइल की तरह वो खुल के आना चाहता है। ठीक है, वो इसराइल जितने सोफिस्टिकेटेड नहीं है, इसराइल जितनी उनकी लॉबी नहीं है, इसराइल जितनी उनकी ताकत नहीं है, लेकिन इस वक्त एक जुनून जो है जंग का और एक इस्लाम दुश्मनी का, वो उनके सर पे सवार है। और उसके जो आलाकार बनते हैं हमारे मुल्क के अंदर, जो हमारी लिबरल इंटेलेक्चुअल क्लास है, उनका जो फल है वो आज हम ये खा रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं खैबर के अंदर, हमारे बच्चे बलूचिस्तान के अंदर शहीद हो रहे हैं, हमारे सिपाही शहीद होते हैं, हमारे मासूम शहरी ज़ख्मी होते हैं, घायल होते हैं और शहीद भी होते हैं। और उसके लिए जो बात की जाती है वो ये की जाती है कि देखें जी, वो BYC वालों को आपने मौका नहीं फराहम किया। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उस बात से प्रिंसिपली कि ये मसला डायलॉग से ही हल होगा, लेकिन इनका मक्कू वायलेंस से ही ठपा जाएगा। डायलॉग विदाउट वायलेंस नहीं चलती। जब तक कि रियासत के पास अपर हैंड नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ द मोनोपोली ऑफ वायलेंस, डायलॉग नहीं हो सकता। रियासत के सारे फेलियर्स हम पिछले 2-2.5 साल से, जब से ये चैनल खुला है, हम गिनते भी हैं, शुमार भी करते हैं, उन पर रिपोर्टें भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन रियासत एक स्लो मूविंग ऑर्गेनिज्म होता है। रियासत से बढ़ के ये इंडिविजुअल्स को तो कंट्रोल किया जा सकता है ना, जो लिप सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन लोगों को। बारह रियासत की सारी कंप्लेंट्स वन साइड पे, वो आपको पता है कि इस चैनल की एक लेगेसी है, एक हिस्ट्री है। हम बिल्कुल डंके की चोट पे उन पर तनकीद करते हैं, लेकिन ये जो है ये ज़ीरो टॉलरेंस है, इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है। यही बाय द वे वो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो हमारी सिविल सर्विसेज के अंदर भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये ब्रेन वेव आई, जिनको कि यार हसन इकबाल चिश्ती को अरेस्ट कर लेते हैं। आप सवाल पूछेंगे हसन इकबाल चिश्ती कौन है, तो वो जो मीम वाले गाने नहीं आता था, उसे डांस कर दी पई है ਤੁਹਾਡੀ कुड़ियाँ ते ओ मेरा जिसम मेरी मर्जी ते फलाना ते दिमाग, वो जो मज़ाहिया से गाने बनाते थे मौलाना साहब, इतना जुनून है वेमेंस राइट्स का, इतना जुनून है हमारे ऊपर आवाज़ दबाने का, कि हमारी रियासत के अंदर जो सिविल, मैं ख़ास तौर पे सिविल ब्यूरोक्रेसी की तो इशारा करता हूँ, ये इंटेलेक्चुअल क्लास ख़ास तौर पे हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत घुसी हुई है। उस बंदे को उठा लिया, उसका यूट्यूब चैनल रीड करवा दिया। मतलब ये क्या तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं आप, कि कौन सी आज़ादी राय है, ये कौन सी पुलिसिंग है कि बंदा कोई बात गलत करता है तो आप उसको पकड़ के बंद कर लेते हैं। ये कोई रियासत व्यासत नहीं है, ये कोई ISI MI नहीं करती ये काम, ये कोई मिलिट्री इंटरवेंशन से नहीं होता। आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऐसे सर फेर रहे हैं जो जब पंजाब गवर्नमेंट बनती है नई तो पहला काम क्या होता है कि अमेरिका के होम ऑफिस से आता है एक ह्यूमन राइट्स कमीशन, कि वो पंजाब पुलिस को जो जेंडर और सेक्स की माइनॉरिटीज़ हैं उनको वो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग देगा उनसे मुतल्लिक। ये कौन जीनियस बैठा होता है हमारे इदारों के अंदर जो कहता है कि यार जो हमारे अराजी सेंटर हैं और हमारे जो ड्रग रिहैब सेंटर हैं सरकार के, उनमें सिर्फ ट्रांसजेंडर स्टाफ होनी चाहिए। ये कौन होते हैं? ये लोग होते हैं जो ये इंटेलेक्चुअल क्लास होती है, जो ये डिफेंड कर रही होती है। और ये फैले में आपने लाखों की तादाद में ये पैदा कर दी है। मैं पिछले 20-25 सालों के अंदर एकेडेमिया में है, ये एकेडमिक्स में जनरली हैं, मीडिया के अंदर हैं, फिल्म TV के अंदर हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर कूट के भरे हुए हैं ये। तो इनका अब कला कमा करने का वक्त आ गया, और पाकिस्तान की जो असल है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बने, वो हमें चाहिए। हमने लाखों बंदे नहीं मरवाए ताकि यहाँ पे ये लोग ये बांदर नाच करें हमारे सर के ऊपर। हमने बांग्लादेश का ज़ख्म हमारा अभी भी खुला हुआ है, हम अब इस बांदर नाच, इस तमाशे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी ज़मीन में चीफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो फील्ड मार्शल बन चुके हैं 5 स्टार। इसमें मेरे ख्याल में मज़ीद वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है कि हार्ड स्टेट क्या होती है। और अब जो हमारे इज्तिमाई गिनाहों की वजह से और हमारी हरकत व सकनात की वजह से चीफ साहब जो इस ओहदे पे फायज हुए हैं, इस मुकाम पे आ गए हैं, तो मेरे ख्याल में अब वो इसको हल भी कर लेंगे। और वो ये है कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, वो क्वेटा जा रहे हैं। वहाँ भी यकीनन फरीकैन स्टेक होल्डर से वो बात वगैरह करेंगे और उनको बताएंगे कि रियासत के क्या इरादे हैं, आइंदा उन्होंने क्या करना है। इस ज़मीन में से एक बात कहना चाहूँगा, अमरीका जहाँ से जाता है, भागता है जहाँ से, वहाँ असला छोड़ देता है ढेर सारा, कि सारे जो गैंग्स हैं ना यहाँ पे, BLA TTP फलाना टिमाकी, आपस में लड़ें। अब अफ़गान तालिबान के पास भी जो हैं कुछ हद तक कंधार के थ्रू कंट्रोल करते हैं, उनके पास एक चारा है इसमें से निकलने का, इस केओस में से निकलने का।
अगर वो आईसीस केपी से जान छुड़वाना चाहते हैं, उन्हें टीटीपी से जान छुड़वानी पड़ेगी, उन्हें बीएलए से जान छुड़वानी पड़ेगी। ईरान अपना सबक काफ़ी हद तक सीख चुका हुआ है इस खित्ते में, जो उसके साथ अभी हुई है पिछले 1-2 सालों की लड़ाई के अंदर इसराइल के मुकाबले में और अमेरिका के मुकाबले में, और अभी भी वो बिल्कुल किनारे के ऊपर, जंग के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर इस खित्ते के अंदर मुसलमान अपनी तहजीब और तमद्दन को बरकरार रख के कामयाब होना चाहते हैं और यहाँ पे एक मजबूत इकनॉमिक सेंटर बनाना चाहते हैं, तो अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान को मिलकर काम करना पड़ेगा। जो हमारे ममालिक के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ के मसाइल हैं कि पाकिस्तान पतला बहुत है, अफ़गानिस्तान लैंड लॉक्ड है, ईरान वहाँ से बिल्कुल फॉरवर्ड फेसिंग अमेरिका की इराक में बेसिस को देख रहा है, इन सारे मसाइल को डेप्थ के ज़रिए हल किया जा सकता है अगर हम कॉन्फेडरेट करें आपस के अंदर, और हम 3 मुल्क जो हैं अपनी कोलेक्टिव पर्शियन इस्लामिक कल्चरल वैल्यूज़ की बुनियाद के ऊपर हम एक एमिकेबल अपनी गवर्नेंस करें अपने अपने इलाकों के अंदर, लेकिन इज्तिमाई फॉरेन पॉलिसी को परसू करें, इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशंस को परसू करें। इंडिया के खिलाफ भी हम मद्दे मुकाबल खड़े हो सकते हैं, चाइना के साथ बेहतर नेगोशिएटिंग पोजीशन के अंदर आ सकते हैं हम, रादर देन हम अकेले अकेले चाइना से अपने मुज़ाकरात करें, हम यकजा होकर कर सकते हैं और हम अमेरिका के आंखों में आंखें डालकर देखने के काबिल होंगे। और मैं एक और बढ़ के बात कर दूँ, इसराइल के मामले में जो कि आखिरी स्टेजेस में जा रहा है अब फ़लस्तीन का मसला, उसके अंदर मिलिट्री इंटरवेंशन के भी कैपेबल होंगे, क्योंकि ये मसला अब मिलिट्री इंटरवेंशन के अलावा फ़लस्तीन का हल नहीं होने वाला। आप सबका सुनने का बहुत शुक्रिया। अब जो बात है ना वो इससे बहुत आगे जा चुकी है कि ड्रग्स बुरी चीज़ है या ड्रग्स नहीं करने चाहिए। अब बहस इस मौजू पे होती है कि कौन से ड्रग्स करने चाहिए और कौन से ड्रग्स नहीं करने चाहिए। एक सीरीज है, इंग्लिश सीरीज है, जो कि उसका नाम है ब्रेकिंग बैड। वर्ल्ड मैप पे ये ड्रग जो है उस सीजन के बाद से आई। When it comes to heroin, तो ये शायद सिनेरियो अब भी यही ट्रू है कि there are a few big guns and then वो spread out करते हैं and वो आपकी स्ट्रीट्स में आता है पूरे लाहौर के अंदर। I don't know who these mafias are. They are stronger than the government maybe. कि अगर मैं आज सच की बात करती हूँ, कल को जब मुझे खुद सच बोलना पड़े तो क्या मैं बोलूंगी? क्या मैं इतनी सच्ची हूं कि मैं अपने सच का नुकसान बर्दाश्त करूं?